हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एसिड बेस। तो व्हाट इज द एसिड, व्हाट इज द बेस, एसिड क्या है, बेस क्या है। तो ओल्ड डिफिनेशन के अनुसार एसिड वह सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता। एसिड वह सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। लिटमस पेपर क्या होता है? तो पेपर होता है जिसके ऊपर नेचुरल डाई लगी रहती है जो ब्लू कलर की हो। तो एसिड वह सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे। एसिड बाय टेस्ट सोर होता है, मतलब खट्टा होता है। जैसे नींबू क्या होता है? खट्टा होता है। आप जानते हैं नींबू के अंदर साइट्रिक एसिड होती। तो एसिड वह सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे, बाय टेस्ट सोर होता है। जबकि बेस क्या है? तो वह सब्सटेंस, ओल्ड डिफिनेशन के अनुसार वह सब्सटेंस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। उल्टा, एसिड वह सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे और बेस वह सब्सटेंस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे। बेस बाय टेस्ट बीटर होता है, मतलब कड़वा होता है। तो ये ओल्ड डिफिनेशन है। लेकिन हम लोगों को इस लेवल में बेसिकली मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एसिड बेस, 3 मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एसिड बेस स्टडी करनी है। पहली आर्हेनियस थ्योरी, दूसरी ब्राउन-लॉरी थ्योरी एंड तीसरी लेविस थ्योरी। तो इस चैप्टर में बी विल बेसिकली स्टडी 3 मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एसिड बेस, दैट इज आर्हेनियस थ्योरी, ब्राउन-लॉरी थ्योरी एंड लेविस थ्योरी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एसिड बेस। तो व्हाट इज द एसिड, व्हाट इज द बेस? एसिड बेस, व्हाट इज द एसिड, व्हाट इज द बेस? एसिड क्या है, बेस क्या है? तो ओल्ड डिफिनेशन, ओल्ड मतलब परिभाषा, पुरानी डिफिनेशन, पुरानी परिभाषा के अनुसार एसिड क्या है? तो सब्सटेंस विच टर्न्स, ऐसी सब्सटेंस, ऐसी वस्तु जो चेंज कर देता है, विच टर्न ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर रेड, वह सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो एसिड कहते हैं। लिटमस पेपर, पेपर है, कागज है, कागज के ऊपर एक नेचुरल डाई लगी रहती है जो ब्लू कलर की होती। तो एसिड वह सब्सटेंस है जो, याद रखेंगे, ए के बाद आता है बी, ट्रिक याद रखने का, ए के बाद आता है बी। तो एसिड वह सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। ध्यान दीजिए, ABCDEF में ए के बाद आता है बी। तो एसिड वह सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। एसिड बाय टेस्ट, ऑब्वियसली बाय टेस्ट, इट इज बाय टेस्ट, इट इज सोर, मतलब ये स्वाद के अनुसार ये खट्टा होता है। जबकि बेस क्या है? तो ओल्ड डिफिनेशन के अनुसार बेस क्या है? तो सब्सटेंस, उल्टा, एसिड वह सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, तो उल्टा कर दीजिए, बेस वह सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस विच टर्न रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर ब्लू, रेड लिटमस पेपर ब्लू, रेड लिटमस पेपर ब्लू कहलाएगा क्या? तो बेस। बाय टेस्ट इट इज, बाय टेस्ट इट इज बीटर। ऑब्वियसली स्वाद के अनुसार ये क्या होता है? तो ये कड़वा होता है। स्वाद के अनुसार ये क्या होता है? तो कड़वा होता है। बट वी हैव टू बेसिकली स्टडी 3 मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एसिड बेस। लेकिन हम लोगों को जो बेसिकली स्टडी करनी है, बट वी हैव टू बेसिकली स्टडी, बट वी हैव टू बेसिकली स्टडी, हम लोग को जो बेसिकली स्टडी करनी है 3 मॉडर्न थ्योरीज, 3 मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एसिड बेस। हमें एसिड बेस की 3 मॉडर्न थ्योरी स्टडी करनी है। पहले आर्हेनियस थ्योरी, फर्स्ट में द आर्हेनियस थ्योरी फॉर एसिड बेस, आर्हेनियस थ्योरी फॉर एसिड बेस। सेकेंड वन ब्राउन-लॉरी थ्योरी,
ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी फॉर एसिड बेस, थर्ड वन इज द लेविस थ्योरी, लेविस थ्योरी फॉर एसिड बेस। तो हमें बेसिकली स्टडी करनी है 3 मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एसिड बेस। फर्स्ट वन इज द आर्हेनियस थ्योरी, सेकेंड वन इज द ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी एंड थर्ड वन इज द लेविस थ्योरी। तो एसिड क्या है, बेस क्या है? तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड डिफिनेशन के अनुसार वह सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है उसे हम कहते हैं एसिड। ये लिटमस पेपर क्या होता है? तो पेपर मतलब कागज का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर एक ब्लू कलर की डाई, नेचुरल डाई जो प्लांट से ऑब्टेन होता है, प्लांट से मिलता लगाया होता है। तो एसिड वह सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे। एसिड बाय टेस्ट श्योर मतलब खट्टा होता है। बेस वह सब्सटेंस है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है और बाय ये टेस्ट क्या होता है? तो बीटर होता है। ध्यान रखिए, एसिड वह सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। याद रखने का तरीका, ए के बाद आता है बी, तो एसिड वह सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। लेकिन हम लोग को जो बेसिकली स्टडी करनी है 3 मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एसिड बेस, दैट इज आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी एंड लेविस थ्योरी। तो इस चैप्टर में वी विल बेसिकली स्टडी 3 मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एसिड बेस, दैट इज आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी एंड लेविस थ्योरी। तो फर्स्ट हम लोग शुरू करेंगे आर्हेनियस थ्योरी। तो फर्स्ट वन दैट इज द आर्हेनियस थ्योरी। तो 3 मॉडर्न थ्योरी में फर्स्ट वन इज द आर्हेनियस थ्योरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन इज द आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी फॉर एसिड बेस। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार एसिड वह सब्सटेंस है जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन देता है। तो सब्सटेंस विच गिव्स या विच फर्निसेस हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। वह सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H+ आयन देता हो, हाइड्रोजन आयन देता हो, कहलाता है एसिड। तो ध्यान दीजिए, आर्हेनियस थ्योरी के लिए वाटर इज एसेंशियल सॉल्वेंट। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार वह सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H+ आयन देता है, दैट इज कॉल्ड एसिड। एंड बेस क्या है? तो वह सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइल आयन देता है, OH- आयन देता है, उसे हम लोग कहते हैं बेस। तो आर्हेनियस थ्योरी के लिए वाटर एक एसेंशियल सॉल्वेंट होता। तो व्हाट इज एसिड? एसिड क्या है? तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार व्हाट इज एसिड? एसिड क्या है? तो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन, सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन मतलब दैट इज H+ आयन, when dissolved in water is called acid। तो वह सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H+ आयन देता, हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे ऑब्वियसली अगर आप HCl ले लीजिए, HCl को अगर वाटर में डिजॉल्व करिए, AQ मतलब एक्वस मतलब वाटर, और HCl को अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो डिजॉल्व होने के बाद डिसोसिएट करके क्या देगा? H+ और Cl-। तो ये HCl क्या हो गई? तो एसिड होगी। उस तरह से अगर आप ले लीजिए HBr को अगर वाटर में डिजॉल्व कर दिए तो क्या देगा? H+ प्लस Br-। तो Br क्या होगी? तो एसिड होगी। अगर HI ले लीजिए, HI को अगर वाटर में डिजॉल्व कर दे तो ये क्या देगा? H+ I-। तो ये क्या होगी? तो एसिड होगी। अगर आप ले लीजिए HF को वाटर में अगर डिजॉल्व कर दे तो ये क्या देगा? H+ और F-। तो ये HF क्या होगी? तो एसिड होगी। उससे अगर आप ले सकते हैं कि HCl ले लेते हैं। अगर HCl ले ले, हाइड्रोजन साइनाइड, इसे वाटर में डिजॉल्व कर दे तो क्या देगा? H+ प्लस Cl-। तो ये क्या होगी? तो एसिड होगी। और आप ले लीजिए सपोज अगर अपन ले लेते हैं HNO3, अगर इसे वाटर में डिजॉल्व कर दे तो क्या दे देगा? H+ प्लस NO3-। तो
तो HNO3 क्या है, एसिड है। ले लीजिए आप HNO2 इसे वाटर में डिजॉल्व कर दे तो क्या दे देगा, H प्लस प्लस NO2 माइनस, तो ये क्या हो गया, एसिड। और आप ले लीजिए HClO4 इसे वाटर में डिजॉल्व कर दे तो क्या देगा, H प्लस प्लस ClO4 माइनस, तो ये क्या हो गई, एसिड है। उसी तरह से अगर HClO2 ले लेते हैं, इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दे तो क्या देगा, H प्लस प्लस ClO2 माइनस दे देता, ये क्या हो गया, तो एसिड हो गया। अगर ले लीजिए HClO3 अगर इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दें तो ये क्या देगा, H प्लस प्लस ClO3 माइनस, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गई। और आप ले लीजिए सपोज HClO हाइपोक्लोरस एसिड, अगर इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दे तो क्या देगा, H प्लस प्लस ऑब्वियसली ClO माइनस, तो ये क्या होगी, तो एसिड होगी। उस तरह से अगर आप लीजिए सपोज H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व कर देंगे तो क्या देगा, H प्लस प्लस 2H प्लस, ऑब्वियसली एक मोलिक्यूल से 2H प्लस निकलेगी, SO3 माइनस 2, तो ये क्या होगी, तो एसिड। उस तरह से अगर अपने लिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 अगर इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दे तो ये क्या देगा, तो 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, तो ये क्या होगी, एसिड होगी। उस तरह से अगर अपने लिए H2SO3 ले ले, इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दे तो ये क्या दे देगा, तो 2H प्लस प्लस H2O3 माइनस 2, ये क्या होगी, तो ऑब्वियसली एसिड होगी। तो ये सारी सब्सटेंस वाटर के अंदर डिजॉल्व होने के बाद H प्लस आयन दे रहा है, इसका मतलब ये सारी क्या है, एसिड। उसी तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे अगर अपने H2SO6 ले लेते हैं, ऑब्वियसली इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दे तो ये क्या देगा, तो 2H प्लस प्लस ऑब्वियसली H2O6 माइनस 2, तो ये क्या होगी, तो एसिड होगी। और भी ले सकते हैं, जैसे अगर आप ले लीजिए, जैसे अपन ले लेते हैं कि सपोज H2CrO4 है, H2CrO4 इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दे तो ये क्या देगा, तो 2H प्लस प्लस CrO4 माइनस 2, तो ये क्या होगी, तो एसिड होगी। उस तरह से आप ले लें कार्बनिक एसिड H2CO3, इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दे तो क्या दे देगा, तो 2H प्लस प्लस ऑब्वियसली CO3 माइनस 2, तो ये क्या होगी, तो एसिड होगी। उस तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे और अपन ले लेते हैं H3PO4, इट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दे तो क्या देगा, तो 3H प्लस प्लस PO4 माइनस 3, तो ये क्या होगी, एसिड होगी। उस तरह से अगर आप ले लेते हैं फॉर्मिक एसिड HCOOH, अगर इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व करे तो यहाँ से एक H प्लस आयन निकल आता है जैसा वाटर, तो ये HCOO माइनस प्लस H प्लस, तो ये वाटर में डिजॉल्व होने के बाद फॉर्मिक एसिड H प्लस आयन दे रहा है, तो ये RNase एसिड होगी। उस तरह से अगर आप लीजिए CH3COOH एसिडिक एसिड, इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दें तो ये क्या देगा, CH3COO माइनस H प्लस, तो ये क्या होगी, तो एसिड होगी। और आप ले लीजिए बेंजोइक एसिड C6H5COOH, इट इज बेंजोइक एसिड, इससे वाटर के अंदर डिजॉल्व करें तो ये क्या देगा, C6H5COO माइनस H प्लस देता है, मतलब ये क्या हुआ, तो एसिड हुआ। उस तरह से अगर आप ले लीजिए ऑक्जेलिक एसिड COOH इट इज कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड, COOH इट इज कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड, इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दे तो क्या दे देगा, ऑक्जेलेट आयंस प्लस 2H प्लस आयन, तो ये सारी क्या होगी, तो एसिड होगी। तो व्हाट इज एसिड, एसिड क्या है, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस साहब के अनुसार वह सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद, वाटर इज इसेंशियल सॉल्वेंट, ना लिखेंगे इन वाटर, तो वह सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन देता है, H प्लस आयन देता है, तो वो क्या कहलाएंगे, तो एसिड। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एसिड। तो ये सारी क्या हैं, तो ऐसी सब्सटेंस है जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H प्लस आयन दे रही है, दैट इज द एसिड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, लेकिन कुछ एक एग्जाम्पल आपको मैंने बताया कि ये सारे कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H प्लस आयन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एसिड। टू टाइप्स ऑफ एसिड, दो प्रकार की एसिड होती है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरी वीक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए H प्लस और कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में। जैसे अगर HCl ले लीजिए, तो अगर आप 1 मोल HCl को पानी में अगर घोल देंगे तो लगभग 1 मोल H प्लस आयन मिल जाएगा और 1 मोल Cl माइनस आयन मिल जाएगा। इसका मतलब HCl क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। अगर 100 मोलिकुल HCl का घोले तो लगभग 99 मोलिकुल HCl का टूट जाए H प्लस और Cl माइनस में, तो इसे आप क्या कहेंगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऐसे सब्सटेंस जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाती है, 90% सुपर अगर डिसोसिएट कर गया H प्लस और कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और वीक एसिड क्या है, तो वह सब्सटेंस जो पार्शली डिसोसिएट करे, पार्शली मतलब स्मॉल स्टेट में डिसोसिएट करे H प्लस और कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो वीक एसिड। तो टू टाइप्स ऑफ एसिड, आर्हेनियस साहब के अनुसार दो प्रकार की एसिड हो जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरी वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वह सब्सटेंस है जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है। ऑलमोस्ट कंप्लीटली करने का मतलब ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज कर जाए। जैसे अगर 1 मोल HCl को पानी में आपने घोला तो लगभग पूरा का पूरा टूट जाए H प्लस और Cl माइनस। 1 मोल अगर HBr को पानी में घोला तो लगभग टूट जाए H प्लस और Br माइनस। तो इस तरह के एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड।
और वीक एसिड हुआ सब्सटेंस है जो पार्शली मतलब स्मॉल एक्सटेंट में डिसोसिएट करे H प्लस और कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन, जैसे एसियन है, एसियन एक वीक एसिड होती है, इसे अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो स्मॉल एक्सटेंट में H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ध्यान दीजिए हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक और हाइड्रोआयोडिक एसिड, मतलब HCl, HBr, HI स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स होते हैं, जबकि HF को अगर वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए तो बहुत कम मात्रा में टूटता है H प्लस और F माइनस में, मतलब ये एक वीक एसिड एग्जाम्पल है। ठीक है, पहले नोट करिए सर। नो टू टाइप्स ऑफ एसिड, दो प्रकार की एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरी वीक एसिड। तो टू टाइप्स ऑफ एसिड, दो प्रकार की एसिड, टू टाइप्स ऑफ एसिड, टू टाइप्स ऑफ एसिड, दो प्रकार की एसिड। फर्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकेंड वन इज द वीक एसिड। फर्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे? तो वह substance which get dissociated almost completely, substance which get dissociated almost मतलब लगभग, almost completely into H plus and corresponding anion, into H plus and corresponding anion, H plus and corresponding anion in aqueous solution. In aqueous solution is called, in aqueous solution is called, कहलाती क्या है? तो इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? तो ऐसे सब्सटेंस जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है H प्लस और कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में, वह सब्सटेंस जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता H प्लस और कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मस्ट रिमेंबर, जरूरी तौर पर याद रखें, मस्ट रिमेंबर some examples of strong acid। कुछ एग्जाम्पल्स किसके? तो स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरी तौर पर याद रखनी है। some examples of strong acid, जैसे HCl, ध्यान दीजिए HF एक वीक एसिड होता है, HCl है, HBr है, HI है, HNO3 है, ये सब क्या है? ऑब्वियसली H2SO4 है, HClO4 है, ये सब क्या हैं? तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स है किसकी? तो स्ट्रॉन्ग एसिड की। ध्यान दीजिए HF, HBr और HCl, HB और HI आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि HF यहाँ नहीं लिखे। HF बेसिकली वीक एसिड की एग्जाम्पल होती है। उस तरह से HNO3, H2SO4, HClO4, ये सब क्या है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स है, जिसमें HClO4 सबसे ज़्यादा, इन सब में सबसे ज़्यादा HClO4 स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? तो वह सब्सटेंस जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है H प्लस और कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में इन एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मस्ट रिमेंबर सम एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे HCl है, HBr है, HI, HNO3, H2SO4, HClO4, ये सारे एग्जांपल्स है किसके? तो स्ट्रॉन्ग एसिड के। उस तरह से सेकेंड वन इज द वीक एसिड। सेकेंड वन इज द वीक एसिड। सेकेंड वन इज द वीक एसिड। वीक एसिड किसे कहेंगे? तो ऐसे सब्सटेंस जो पार्शली डिसोसिएट करे, पार्शली मतलब स्मॉल एक्सटेंट पे, बहुत कम मात्रा में, ऐसी एसिड जो वाटर में घुलने के बाद बहुत कम मात्रा में H प्लस और कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में डिसोसिएट होता है, उसे हम लोग कहते हैं वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या है? तो सब्सटेंस, वीक एसिड क्या है? तो सब्सटेंस विच गेट डिसोसिएटेड, सब्सटेंस विच गेट डिसोसिएटेड पार्शली, विच गेट डिसोसिएटेड पार्शली, पार्शली मतलब स्मॉल एक्सटेंट, पार्शली दैट इज इन स्मॉल एक्सटेंट, दैट इज इन small extent into H plus and corresponding anion, H plus and corresponding anion, H plus and corresponding anion, H plus and corresponding anion is called, कहलाता क्या है? तो is called weak acid। तो weak acid क्या है? तो वह सब्सटेंस जो पार्शली डिसोसिएट करे, बहुत कम मात्रा में डिसोसिएट करे H प्लस और कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वीक एसिड कहते हैं। तो मस्ट रिमेंबर, जरूरी तौर पर याद रखें, मस्ट रिमेंबर सम एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण, सम एग्जाम्पल्स ऑफ वीक एसिड, सम एग्जाम्पल्स ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड की कुछ एग्जाम्पल्स को आप जरूरी तौर पर याद रखें। जैसे ध्यान दीजिए HCl, HBr, HI आर द स्ट्रॉन्ग एसिड।
ACl HBr HI इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि HF क्या होती है, वीक एसिड की एग्जाम्पल है। उस तरह से ACN क्या है, तो वीक एसिड की एग्जाम्पल है। तो और जितने भी कार्बोलिक एसिड है, जैसे आपकी फॉर्मिक एसिड, मतलब जिसमें C+H ग्रुप मौजूद होती है, जैसे आपकी ये फॉर्मिक एसिड AC+H है, एसिडिक एसिड CH3CH है, प्रोपानिक एसिड ऑब्वियसली CH2CH है, ऑब्वियसली बेंजोइक एसिड C6H5CH है। ये सारे एग्जाम्पल हैं फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपानिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, CH, ये सारे एग्जाम्पल्स है किसकी, तो वीक एसिड की। तो HF है, ACN है, जितने भी कार्बोलिक एसिड क्या होता है, तो वह एसिड, वह कंपाउंड इसमें CH ग्रुप मौजूद होती है, वह कंपाउंड इसमें CH ग्रुप मौजूद होती है, कंपाउंड जिसमें CH ग्रुप मौजूद होती है, दैट इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड क्या होता है, तो एक वीक एसिड का एग्जाम्पल्स है। तो टू टाइप ऑफ एसिड, दो प्रकार की एसिड होंगी, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरी वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, तो वह सब्सटेंस जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट करता है H+ और corresponding anion में aqueous solution, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। मस्ट रिमेंबर सम एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4, ये सारे कुछ उदाहरण हैं किसके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की। उसी तरह से वीक एसिड क्या, तो वह सब्सटेंस जो पार्सली मतलब स्मॉल एक्सटेंट में डिसोसिएट करता है H+ और कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में हम लोग कहते हैं वीक एसिड। तो मस्ट रिमेंबर सम एग्जांपल्स ऑफ वीक एसिड, कुछ एग्जांपल्स वीक एसिड की जरूरी तौर पर याद रखें, जैसे HF है, ACN है, ACOH है, CH3CH है, यानी मतलब जितने भी कार्बोलिक एसिड है सारे के सारे एक्चुअली वीक एसिड के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है। नाउ बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड? बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है, तो नंबर ऑफ H+ आयन फर्नेसेस और रिलीज बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एक मॉलिक्यूल एसिड जितनी H+ आयन गिव अप करता है, रिलीज करता है, वह उसकी बेसिसिटी कहलाती है। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड, ध्यान दी, एसिड की बेसिसिटी होती है, एसिड की आप बेसिसिटी पढ़ेंगे और बेस की एसिडिटी होती है, तो एसिड की बेसिसिटी होती है। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, व्हाट इज एसिड बेसिसिटी ऑफ एसिड? बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है, तो डिफाइंड एज बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है, तो डिफाइंड एज नंबर ऑफ H+ आयन, डिफाइंड एज नंबर ऑफ H+ आयन, नंबर ऑफ H+ आयन फर्नेसेस और कहिए रिलीज्ड, फर्नेसेस और रिलीज्ड बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इज कॉल्ड, कहलाता क्या, तो इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड, इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड? बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है, तो नंबर ऑफ H+ आयन, नंबर ऑफ फॉरवर्ड आयन फर्नेसेस कहिए या कि ये रिलीज्ड बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एक मॉलिक्यूल एसिड जितनी H+ आयन रिलीज करता है वह उसकी क्या कहलाती है, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि बेसिसिटी ऑफ HCl, बेसिसिटी ऑफ ऑब्वियसली HF है, HCl है, HBr है, HI है, ऑब्वियसली ये सब का क्या है, तो 1 है। मतलब इन सारे मॉलिक्यूल में से कितनी H+ आयन रिलीज होंगी, तो एक H+ आयन रिलीज होगी। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए बेसिसिटी ऑफ H2SO3 है, सल्फ्यूरस एसिड है, ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, ऑब्वियसली H2O3 है, ऑब्वियसली H2H2O6 है, ऑब्वियसली H2H2O7 है, और इन सब से क्या है, तो 2H+ आयन रिलीज हो रही है। ऑब्वियसली इन सब से क्या होगी, तो 2H+ आयन रिलीज होगी, इसलिए इसका मतलब इसकी बेसिसिटी क्या होगी, तो 2 होगी। तो उस तरह से अगर आप और भी कर सकते हैं बेसिसिटी ऑफ H2CrO4, ऑब्वियसली और भी कर सकते हैं, जैसे बेसिसिटी ऑफ H2CrO4, बेसिसिटी ऑफ ऑब्वियसली H2CrO4 क्या होगी, तो ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल से 2H+ आयन रिलीज हो रहा है, तो 2। बेसिसिटी ऑफ H2CO3 कार्बोनिक एसिड क्या होगी, तो 2। ऑब्वियसली बेसिसिटी ऑफ H3PO4 दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होगी, तो इसके एक मॉलिक्यूल से 3H+ आयन रिलीज होगा, तो 3। तो व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड? बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है, तो नंबर ऑफ H+ आयन फर्नेसेस और रिलीज बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एक मॉलिक्यूल एसिड से जितनी H+ आयन रिलीज होती है
वह उसकी बेसिटी कहलाती है। जैसे HF के एक मॉलिक्यूल से एक H प्लस आयन रिलीज होगा तो बेसिटी 1, HCl के एक मॉलिक्यूल से एक H प्लस आयन रिलीज होगा बेसिटी 1, एक मॉलिक्यूल से एक H प्लस आयन रिलीज होगा तो बेसिटी 1, एक मॉलिक्यूल से एक H प्लस आयन रिलीज होगा तो 1। उसी तरह अगर H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, H2SO6 इन सब के एक मॉलिक्यूल से कितना H प्लस आयन रिलीज हो रहा तो 2H प्लस आयन रिलीज हो रहा है। इसका मतलब इन सब की बेसिसिटी क्या होगी तो 2 होगी। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है तो नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द बेसिसिटी, व्हाट इज द बेसिसिटी, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4, obviously phosphorus acid, phosphorus acid, phosphorus acid, phosphorus acid मतलब H3PO3 and hypophosphorus acid and hypophosphorus acid and hypophosphorus acid that is H3PO2। ध्यान दीजिए करेक्ट। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2 की बेसिसिटी क्या होगी। H3PO4 को हम लोग कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 को हम लोग कहते हैं फॉस्फोरस एसिड एंड H3PO2 को कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो H3PO4 की बेसिसिटी होती है 3, जबकि फॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी होती है 2, जबकि हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी होती है 1। कि जी इन सब में तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन 3 तो सबकी बेसिसिटी होना चाहिए 3, नहीं। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी होती है 3, फास्फोरस एसिड की बेसिसिटी होती है 2 और हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी होती है 1। ध्यान दीजिए बेसिसिटी ऑफ एसिड अगर किसी एसिड का 1 है तो उसे हम लोग मोनोबेसिक एसिड भी कहते हैं। अगर किसी एसिड की बेसिसिटी 2 है तो उसे हम लोग डाइबेसिक एसिड कहते हैं। अगर किसी एसिड की बेसिसिटी 3 है तो उसे हम लोग ट्राइबेसिक एसिड कहते हैं। तो ऑब्वियसली कहते हैं हम लोग कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होती है तो ट्राइबेसिक एसिड होती है, फास्फोरस एसिड डाइबेसिक एसिड होती है, जबकि हाइपोफॉस्फोरस एसिड मोनोबेसिक एसिड होती है। तो कह रहा व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी क्या होगी H3PO4। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4। H3PO4 की बेसिसिटी क्या होगी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगर स्ट्रक्चर वाइज जाए तो ये H3PO4 की स्ट्रक्चर होती है। ध्यान दीजिए बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है तो नंबर ऑफ H प्लस आयन फर्निशेस बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन वाटर। एक्चुअली यहां पर 3 OH है। ऑब्वियसली जो वाटर होता उसी हाइड्रोजन को रिलीज कराता है एक्वा सॉल्यूशन में जिसके ऊपर सब्सटेंशियल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होती है। जैसे अगर आप कहते हैं कि NaCl को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये Na प्लस अलग हो जाता है, Cl माइनस अलग हो जाता है। कि ऐसा क्यों होता? कहते हैं कि वाटर के अंदर Na प्लस को, वाटर के अंदर Na प्लस को क्या करता तो वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन क्या करता तो ऑक्सीजन के ऊपर जानते हैं आप नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीजन है NO प्लस को अलग कर देता है, जबकि Cl माइनस को वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन अलग कर देता है, जबकि Cl माइनस को वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम, इस कारण से हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज थोड़ी सी आ जाती है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर NaCl को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो Na प्लस अलग Cl माइनस अलग क्यों हो जाती है? कहते NaCl को वाटर में डिजॉल्व करते तो Na प्लस और Cl माइनस अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि Na प्लस को वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है Na प्लस को अलग कर देता है, जबकि वाटर मॉलिक्यूल की जो हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली आपने NaCl को वाटर में डाला तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, तो उसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन Na प्लस को इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट करके अलग कर देता है, Cl माइनस को वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट करके खींच करके अलग कर देता है।
तो NaCl को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो Na प्लस अलग Cl माइनस अलग हो जाती है ड्यू टू वाट, तो ये ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन इसे अलग करता है और वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन इसे अलग करता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी, वाटर की इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के कारण वाटर क्या होता, तो ये प्लस वाले को अलग कर देता है, Cl माइनस को अलग कर देता है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होती है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होती है। जैसे आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर आप देखें, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये 3 OH है, ये OH है, ये OH है, OH है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव। और इसे अगर वाटर के अंदर डिजोल्व करें, तो अगर इसे वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो वाटर अपनी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी से क्या करता है, तो इस हाइड्रोजन को अलग कर देगा, इस हाइड्रोजन को अलग कर देगा, इस हाइड्रोजन को अलग कर देगा। तो ऑब्वियसली अगर H3PO4 को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वाटर अपनी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी से क्या करता है, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को अलग कर देगा। मतलब यहाँ से एक H+ निकल आएगी, यहाँ से एक H+, यहाँ से एक H+, मतलब ये क्या हो गया, तो ये 3H+ हो गई, प्लस ऑब्वियसली ये क्या हो गया, तो PO4, ये P डबल बॉन्ड O, ऑब्वियसली O माइनस, ये O माइनस, ये O माइनस। तो यहाँ पर बेसिसिटी कितनी हो गई, तो यहाँ पर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी हो गई, तो एक मॉलिक्यूल से 3H+ आया निकला, तो ये 3 हो गई। जबकि अगर आप फास्फोरस एसिड देखें, फास्फोरस एसिड देखें, फास्फोरस एसिड को अगर देखें तो फास्फोरस एसिड की ऑब्वियसली, फास्फोरस एसिड मतलब H3PO3 को अगर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, ये P, ये डबल बॉन्ड O, ऑब्वियसली ये OH, ऑब्वियसली ये OH और ये होता है H। अब यहाँ पर देखें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। आप जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5 और हाइड्रोजन की 2.1। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हाइड्रोजन से यहाँ पर नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा उसके ऊपर नेगेटिव, और जिसकी कम उसके ऊपर पॉजिटिव। और फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग 2.1 ही है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, मतलब इसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज नहीं है। इस कारण से अगर इसे वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो वाटर की तो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मतलब प्लस माइनस को सेपरेट करने की प्रॉपर्टी। तो अगर H3PO3 को अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये हाइड्रोजन तो रिलीज हो जाएंगी, ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगी, लेकिन ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं होंगी क्योंकि ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल से कितना H+ रिलीज होता है, तो ये 2H+, ऑब्वियसली आपको हो जाएगा P डबल बॉन्ड O, ये ऑब्वियसली O माइनस, ऑब्वियसली O माइनस ये H। तो यहाँ पर ऑब्वियसली H3PO3 की बेसिसिटी कितनी हो गई, तो यहाँ पर बेसिसिटी कितनी है, तो ये 2 है। तो यहाँ पर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी 3 हो गई, फास्फोरस एसिड की बेसिसिटी 2 हो गई। उसी तरह से आपके हाइपोफॉस्फोरस एसिड, उस तरह के हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड मीन्स हाइपोफॉस्फोरस एसिड मतलब H3PO2, H3PO2। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर आप देखें, अगर हाइपोफॉस्फोरस एसिड की स्ट्रक्चर आप देखें तो ये होता है H है, ये O है, ये P है, ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर दो एक ही OH होती है, यहाँ पर एक ही H3PO2 हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऑब्वियसली फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 और हाइड्रोजन की भी 2.1, तो ऑलमोस्ट नॉन पोलर ही, ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। तो ऑब्वियसली अगर इसे वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो यहाँ से ये H+ आयन रिलीज होती है, मतलब यहाँ से H+ ये आयन रिलीज होगी, मतलब ये हो जाएगा O माइनस, ये P डबल बॉन्ड O, ये H, ये H। तो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, तो 1 हो गई। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, तो 1 हो गई। तो ध्यान रखें H3PO4 में भी 3 हाइड्रोजन है, H3PO3 मतलब फास्फोरस एसिड में 3 हाइड्रोजन है, और हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 में भी 3 हाइड्रोजन है। लेकिन H3PO4 की स्ट्रक्चर आप देखें तो इसमें 3 OH है, 1 OH, 2 H और 3 OH। इस कारण से एक मॉलिक्यूल से 3 H+ आयन रिलीज होता है, जबकि फास्फोरस एसिड की एक मॉलिक्यूल में 2 OH है, इससे 2 H+ आयन रिलीज होता है, जबकि हाइपोफॉस्फोरस एसिड के एक मॉलिक्यूल में 1 OH है तो एक ही H+ आयन रिलीज होता है, बेसिसिटी 1। तो H3PO4 की बेसिसिटी 3 हो गई, H3PO3 की बेसिसिटी 2 हो गई, और H3PO2 की बेसिसिटी 1 होगी। तो ध्यान रखेंगे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी 3 होती है, फास्फोरस एसिड की बेसिसिटी 2 होती है, और हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी 1 होती है। ध्यान रखें अगर किसी एसिड की बेसिसिटी 1 है तो उसे कहा जाता है मोनोबेसिक एसिड।
अगर किसी एसिड की बेसिसिटी 1 है तो उसे कहा जाता है मोनो बेसिक एसिड। अगर किसी एसिड की बेसिसिटी 2 है तो उसे कहा जाता है डाई बेसिक एसिड। अगर किसी एसिड की बेसिसिटी 3 है तो उसे कहा जाता है ट्राई बेसिक एसिड। या इन जनरल अगर किसी एसिड की बेसिसिटी 1 से ज़्यादा है तो उसे हम लोग कहते हैं पॉली बेसिक एसिड। ठीक है, तो नोट ध्यान रखें कि इफ नोट मतलब ध्यान रखनी है कि इफ यदि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, इफ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज 1, कॉल्ड कहलाता है कॉल्ड मोनो बेसिक एसिड। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड मोनो बेसिक एसिड। उसे हम लोग मोनो बेसिक एसिड कहते हैं। इफ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज 2, अगर किसी एसिड बेस की बेसिसिटी 2 है कहलाता कॉल्ड डाई बेसिक एसिड, दैट इज कॉल्ड डाई बेसिक एसिड। डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1। अगर किसी एसिड की बेसिसिटी 1 है तो उसे हम कहते हैं मोनो बेसिक एसिड। अगर किसी एसिड की बेसिसिटी 2 है तो 2 मतलब डाई बेसिक एसिड। अगर किसी एसिड की बेसिसिटी अगर 3 है, अगर किसी एसिड की बेसिसिटी 3 है तो कहलाता है ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई मतलब हो गया 3। और इन जनरल इट इज, और इन जनरल आप कह सकते हैं, और इन जनरल हम लोग कहते हैं, और इन जनरल इफ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, इफ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1, कॉल्ड कहलाता है दैट इज कॉल्ड पॉलीबेसिक एसिड, दैट इज कॉल्ड पॉलीबेसिक एसिड। अगर किसी एसिड की बेसिसिटी 1 से ज़्यादा हो तो उसे हम लोग सिंपली कह देते हैं पॉलीबेसिक एसिड। पॉली मतलब होता है मेनी, पॉली मतलब होता है मेनी, मतलब ऐसी एसिड जिसकी बेसिसिटी 1 से ज़्यादा है। तो अगर किसी एसिड की बेसिसिटी 1 है तो उसे हम कहते हैं मोनो बेसिक एसिड। अगर किसी एसिड की बेसिसिटी 2 है तो उसे हम लोग कहते हैं डाई बेसिक एसिड। अगर किसी एसिड की बेसिसिटी 3 है तो उसे हम लोग कहते हैं ट्राई बेसिक एसिड। या इन जनरल अगर किसी एसिड की बेसिसिटी 1 से ज़्यादा है तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीबेसिक एसिड। ध्यान रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट नोट, जो डिसोसिएशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड होती है। पॉलीबेसिक एसिड मतलब ऐसी एसिड की मॉलिक्यूल जिसमें से 1 से ज़्यादा H+ आयन रिलीज होनी है। तो जो डिसोसिएशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड होती है मतलब ऐसी एसिड की मॉलिक्यूल जिसमें 1 से ज़्यादा H+ आयन रिलीज होनी है, वो स्टेप वाइज मैनर में होती है। स्टेप वाइज मतलब खंड खंड करके, मतलब पहले स्टेप में 1 H+ आयन रिलीज होगी, फिर दूसरे स्टेप में दूसरी H+ आयन रिलीज होगी, फिर तीसरे स्टेप में तीसरी H+ आयन होगी। तो ध्यान रखेंगे नोट, जो डिसोसिएशन होती है, डिसोसिएशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड, डिसोसिएशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड टेक प्लेस इन स्टेप वाइज मैनर, इन स्टेप वाइज मैनर, टेक प्लेस इन स्टेप वाइज मैनर। दैट इज, इसका मतलब दैट इज 1H+, दैट एसेंस 1H+ एट वन टाइम। तो जो डिसोसिएशन होती है पॉलीबेसिक एसिड की वो स्टेप वाइज मैनर में होती है, दैट इज 1H+ एट वन टाइम। जैसे बी कंसीडर, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करें, बी कंसीडर डिसोसिएशन ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, बी कंसीडर डिसोसिएशन ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4। तो इसकी डिसोसिएशन होगी कैसे? तो स्टेप वाइज मैनर में। स्टेप वाइज मैनर मतलब एक एक करके, मतलब H3PO4 है तो H3PO4 मतलब स्टेप फर्स्ट में H3PO4 की डिसोसिएशन होगी और पहले क्या देगा तो 1 H+ आयन देगा, प्लस अगर 1 H+ आयन रिलीज हो गया तो बच गया H2PO4-। फिर सेकेंड स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या होगा तो H2PO4- डिसोसिएट करेंगे और ये क्या देगा तो H+ प्लस HPO4-2 देंगे ये। फिर तीसरी स्टेप में क्या होगी, थर्ड स्टेप में क्या होगी तो HPO4-2 डिसोसिएट करके क्या देगा, HPO4-2 डिसोसिएट कर क्या देगा
H प्लस प्लस PO4 माइनस 3 देगा। इट इज तो H3PO4 की जो डिसोसिएशन स्टेप बाय मैनर में, मतलब पहले स्टेप में पहला H प्लस रिलीज हुआ, फिर दूसरे स्टेप में दूसरा H प्लस रिलीज हुआ, फिर तीसरे स्टेप में तीसरा H प्लस रिलीज हुआ। तो ये करा कि किसी पॉलीबेसिक एसिड की जो डिसोसिएशन होती है वह स्टेप बाय मैनर में होती है। मतलब स्टेप बाय, पहले स्टेप में पहला H प्लस, फिर दूसरे स्टेप में दूसरा H प्लस, तीसरे स्टेप में तीसरा H प्लस, और प्रत्येक स्टेप अपना अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करता है, अपना बैलेंस मतलब अपना साम्य को स्थापित करता है। ध्यान रखेंगे फर्स्ट स्टेप की डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा होती है। अगर किसी पॉलीबेसिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करें तो जो डिसोसिएशन होते हैं स्टेप बाय मैनर में होते हैं। मतलब एक पहले स्टेप में पहला H प्लस, फिर सेकेंड स्टेप में दूसरा H प्लस, फिर तीसरे स्टेप में तीसरा H प्लस। और जो पहले स्टेप की डिसोसिएशन होती है वो मच लार्जर होती है। ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट स्टेप नोट जो डिसोसिएशन होगी, ध्यान रखेंगे जो डिसोसिएशन होती है, डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट स्टेप की जो डिसोसिएशन होती है इज मच लार्जर, वो बहुत ज़्यादा होती है, मच लार्जर एज कंपेयर टू सेकेंड और थर्ड स्टेप। सो इस कारण से इसलिए जो कंट्रीब्यूशन होता है, सो जो कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ H प्लस आयन in aqueous solution is due to mainly first step dissociation। तो अगर किसी पॉलीबेसिक एसिड को अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे, किसी पॉलीबेसिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो पॉलीबेसिक एसिड की जो डिसोसिएशन होती है वो स्टेप बाय मैनर में होती है। पहला स्टेप में पहला H प्लस आयन, दूसरा स्टेप में दूसरा H प्लस आयन, तीसरे स्टेप में तीसरा H प्लस आयन। तो जो डिसोसिएशन होती है फर्स्ट स्टेप की, मतलब पहले स्टेप में जो H प्लस आयन रिलीज होगी वो मच लार्जर होती है, ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, तो सेकेंड और थर्ड स्टेप की तुलना में। मतलब किसी पॉलीबेसिक एसिड को अगर वाटर में डिजोल्व कर दें तो पहला स्टेप बड़ा ज़्यादा होता है। पहला स्टेप जो फर्स्ट स्टेप की जो डिसोसिएशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर कहा देखिए, मान लेते हैं कि पहले स्टेप में अगर 1 करोड़ H प्लस आयन मिला तो दूसरे स्टेप में लाख में मिलेगा और तीसरे स्टेप में 2-4 मिलेगा। तो अगर आपने बहुत सारा H3PO4 को पानी में घोल दिया और पहले स्टेप में करोड़ों H प्लस आयन मिला है तो दूसरा स्टेप में लाखों मिलेगा और तीसरे स्टेप में कुछ एक मिलेगा। मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर मेनली H प्लस आयन आता है वो किस स्टेप के डिसोसिएशन के कारण आता, तो फर्स्ट स्टेप के डिसोसिएशन के कारण आता है। याद रखेंगे किसी पॉलीबेसिक एसिड को अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं, किसी पॉलीबेसिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं, पॉलीबेसिक एसिड मतलब क्या हुआ, ऐसी एसिड की मॉलिक्यूल जिसमें से एक से ज़्यादा H प्लस आयन रिलीज होनी है, एक ऐसी एसिड की मॉलिक्यूल जिसमें से एक से ज़्यादा H प्लस आयन रिलीज होनी है। तो किसी पॉलीबेसिक एसिड को अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं तो डिसोसिएशन स्टेप बाय मैनर में होती है और फर्स्ट स्टेप की जो डिसोसिएशन होती है वो मच लार्जर होती है किसकी तुलना में, तो सेकेंड और थर्ड स्टेप की तुलना में। मतलब जो कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब उत्तरदान होगा, जो मौजूदगी होगी H प्लस आयन के सोल्यूशन के अंदर वो मेनली किसके कारण होगी, तो फर्स्ट स्टेप की डिसोसिएशन के कारण होगी। सेकेंड और थर्ड स्टेप की डिसोसिएशन के कारण जो H प्लस की कंट्रीब्यूशन होगी सोल्यूशन के अंदर वो बहुत ही कम होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कुछ एक मात्रा हमने H3PO4 को पानी में घोल दिया तो यहाँ से अगर करोड़ों H प्लस आयन सोल्यूशन को मिल रहा है और यहाँ से करोड़ों H प्लस आयन रिलीज हो रहा तो यहाँ लाखों में रिलीज होगा और यहाँ पर कुछ एक होगा। तो ऑब्वियसली करोड़ों अगर जहाँ से आ रहा हो मेनली उसी का काउंट होगा। तो वही करा कि डिसोसिएशन होती है फर्स्ट स्टेप की मच लार्जर होती है कंपेयर टू सेकेंड और थर्ड स्टेप। इसलिए जो कंट्रीब्यूशन होता है H प्लस आयन की एक्वा सोल्यूशन में वो किसके कारण होता है, मेनली ड्यू टू फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ H प्लस आयन इन एक्वा सोल्यूशन, नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ H प्लस आयन इन एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन के अंदर मतलब वाटर के अंदर H प्लस आयन की एग्जिस्टेंस। जैसे H3PO4 ने वाटर में डिजोल्व होकर के H प्लस आयन रिलीज किया तो H प्लस क्या ऐसे इंडिपेंडेंटली रहती है, तो नहीं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ H प्लस आयन इन एक्वा सोल्यूशन, तो H प्लस आयन पहले तो देखिए H प्लस आयन इज बेसिकली मतलब मूल रूप से अ प्रोटॉन। अब देखिए अ प्रोटॉन हैविंग स्ट्रॉन्ग
having a strong affinity of a pair of electron to complete their duplet. कह रहा H प्लस बेसिकली क्या है, तो एक प्रोटॉन है. जैसे आप जानते हैं हार्डन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो 1 होती है. इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन और ऑर्बिट में क्या होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन. अगर हार्डन कहें तो हार्डन की एटॉमिक नंबर 1, मतलब न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन, ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन. और इस हार्डन से एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल लीजिए, तो हार्डन से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, तो आपने पढ़ा किसी भी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो अगर हार्डन से 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या बचा, हार्डन से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालिए तो क्या बचा, तो एक न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन, ऑर्बिट खाली रह गई. तो H प्लस बेसिकली क्या है, तो एक प्रोटॉन है. H प्लस बेसिकली क्या है, तो H प्लस मतलब हार्डन से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आपने, तो अगर हार्डन से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालिए तो मात्र क्या बचा, तो 1 प्रोटॉन. तो ये कह रहा है कि H प्लस इज बेसिकली प्रोटॉन. H प्लस एक बेसिकली क्या है, तो प्रोटॉन है जिसकी स्ट्रांग एफिनिटी होती है. स्ट्रांग मतलब बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, एफिनिटी मतलब आकर्षण होता है, बहुत ज्यादा आकर्षण होती है किसकी, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की. क्यों, तो टू कंप्लीट देयर डुप्लेट. आप जानते हैं हार्डन क्या पूरा करना चाहता है, तो डुप्लेट पूरा करना चाहता है. तो ध्यान रखेंगे H प्लस इज बेसिकली प्रोटॉन. H प्लस बेसिकली क्या है, तो एक प्रोटॉन है जिसकी स्ट्रांग एफिनिटी होती है एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की टू कंप्लीट देयर डुप्लेट. तो H प्लस इज बेसिकली प्रोटॉन. H प्लस बेसिकली एक प्रोटॉन होता है जिसकी स्ट्रांग एफिनिटी होती है, बहुत ज्यादा आकर्षण होता है एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की, ताकि वो अपना डुप्लेट पूरा कर सके. तो बेसिक एक्वा सोल्यूशन, तो एक्वा सोल्यूशन में क्या होती है, इन एक्वा सोल्यूशन में क्या होता है, इन एक्वा सोल्यूशन ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो ऑक्सीजन होता है और वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल gives a pair of electron to H plus. कैसे, तो by coordinate bond and form hydronium ion, मतलब H3O प्लस है. सो इसलिए आप कह सकते हैं कि H प्लस आयन एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयन, मतलब H3O प्लस आयन इन एक्वा सोल्यूशन. तो H प्लस बेसिकली क्या है, H प्लस इज बेसिकली प्रोटॉन. इसकी स्ट्रांग एफिनिटी होती है किसकी, तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की. किस लिए, ताकि वो अपना डुप्लेट पूरा कर सके. तो एक्वा सोल्यूशन में क्या होता है, तो एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर के अंदर क्या है, तो वाटर मतलब H2O में क्या, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर होती है 8 कॉन्फिगरेशन 2 6. तो बेसिक H2O में ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर है 8 कॉन्फिगरेशन 2 6. ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग कर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग कर रखा है, बाकी ऑब्वियसली ये 4 इलेक्ट्रॉन बचा, ये लोन पेयर के फॉर्म में है ना. तो H2O में क्या है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है. अब जैसी H प्लस आयन रिलीज होती है एक्वा सोल्यूशन में, तो H2O का ऑक्सीजन क्या करता है कि जी इसका तो डुप्लेट पूरा है. आप देखिए इसका डुप्लेट पूरा है, इस हार्डन का भी डुप्लेट क्या है, तो पूरा है. इस हार्डन का भी डुप्लेट पूरा है, इस ऑक्सीजन का भी क्या ऑक्टेट पूरा है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है. तो लेकिन जैसी एक्वा सोल्यूशन के अंदर H प्लस आयन रिलीज होती है, जैसी वाटर के अंदर H प्लस आयन रिलीज होती है, तो ये H2O का ऑक्सीजन क्या करता है, तो अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्चुअली है ऑक्सीजन की, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्चुअली है ऑक्सीजन की, तो H2O का ऑक्सीजन क्या करता है, तो अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को इस H प्लस के साथ शेयर करता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको बेसिक क्लास में मैंने बताया है कि स्पेशल टाइप की शेयरिंग होती है जिसमें कोई एक एटम अपनी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर करता ताकि दूसरे एटम का ऑक्टेट और डुप्लेट पूरे हो जाए. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो एक स्पेशल टाइप की शेयरिंग होती है जिसमें कोई एक एटम अपनी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर करता है ताकि दूसरे एटम की ऑक्टेट और डुप्लेट पूरी हो जाए. तो एक्वा सोल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीजन होती है, वाटर मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीजन है वो अपना ऑक्टेट तो पूरा कर ही रहा है,
अपना ऑक्टेट तो पूरा कर ही रहा है, साथ ही साथ जो H+ आयन आया है उसके साथ भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर देता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्सीजन क्या कर रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्चुअली है ऑक्सीजन की, इस इलेक्ट्रॉन पेयर से ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा, साथ ही साथ इस H+ का भी डुप्लेट पूरा कर दे रहा है। तो इस तरह की बॉन्डिंग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब इसको दिखलाते कैसे, तो H+ है, ऑब्वियसली H+ है, ये वाटर मॉलिक्यूल का ये OH है, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दिस वन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से जो पॉइंटेड होती है 2 रेज से एटसेट्रा की तरफ। या इसी को हम लोग आपको मैंने बताया था, इसी को मैंने आपको बताया था बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब यहाँ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके जगह पर आप सिंगल बॉन्ड दीजिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर आप क्या दीजिए, सिंगल बॉन्ड दीजिए, और जो डोनर एटम उसके ऊपर प्लस दे दीजिए, और एक्सेप्टर उसके ऊपर क्या करिए माइनस। तो ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगी, मतलब ये आपका क्या हो गया H, ये आपका O, ये आपका H, ये OH, ये प्लस, मतलब इसको आप कह सकते हैं H3O प्लस, मतलब ये क्या हो गया H3O प्लस, ये H3O प्लस हो गया। तो ये कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ H+ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, एग्जिस्टेंस ऑफ H+ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। तो H+ इज बेसिकली ए प्रोटॉन, जैसा भी मैंने बताया कि हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 होती है, न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन और ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो H+, तो अगर हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा, तो सिर्फ 1 प्रोटॉन बचा। ठीक है, H+ इज बेसिकली ए प्रोटॉन हैविंग स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। करें H+ एक प्रोटॉन है जिसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की, ताकि वो अपना डुप्लेट पूरा कर सके। तो H+ अपना डुप्लेट पूरा करना चाहता है। तो इन एक्वा सोल्यूशन मतलब एक ऐसे सोल्यूशन जिसमें वाटर मौजूद है, करें इन एक्वा सोल्यूशन मतलब एक ऐसे सोल्यूशन जिसमें वाटर मौजूद है, तो ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, तो गिव्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H+। करें इस H+ को एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन देता है कि कैसे, तो बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड और फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। तो और ये H2O की ऑक्सीजन अपनी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को H+ के साथ शेयर करा बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ताकि इसका डुप्लेट पूरे हो जाए, और ये बना क्या दिया, तो हाइड्रोनियम आयन। मतलब हम लोग सिंपली कहते हैं कि H+ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयन, H+ आयन एग्जिस्ट इन एक्वा सॉल्यूशन एज हाइड्रोनियम आयन। मतलब ये यहाँ पर आप देख रहे हैं H3PO4, H+ H2PO4 माइनस, एक्चुअली H+ किसमें चेंज कर जाएगा, तो H3O+ में चेंज कर जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि एक्वा सॉल्यूशन में H+ आयन एग्जिस्ट करता है कैसे, तो एज हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, नाउ एसिडिक ऑक्साइड्स। तो एसिडिक ऑक्साइड्स क्या है, तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। जब नॉन मेटल की ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक हो जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। तो जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स हैं वो कहलाती है एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल की याद रखें, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या है, तो व्हेन oxides of non-metal, when oxides of non-metal is dissolved, when oxides of non-metal is dissolved in water, dissolved in water, obviously solution becomes acidic, कहलाता है कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। मतलब दैट इज आप कह सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स और एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स है और एसिडिक ऑक्साइड्स। तो जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स है होती हैं, जैसे अगर आप मान लेते हैं क्लोरीन की ऑक्साइड है Cl2O7, और इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दीजिए, तो जो Cl2O7 वाटर में डिजॉल्व होगा तो ये Cl2O7H2O से रिएक्शन कर करके AClO4 दे देगा। अब जानते हैं ClO4 ये टूट करके H+ और ClO4 माइनस दे देगा। तो अगर Cl2O7 को अगर हम, ये क्या है, तो क्लोरीन की ऑक्साइड है, मतलब नॉन मेटल की ऑक्साइड। तो अगर हम क्लोरीन की ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करें तो ये वाटर से रिएक्शन करके AClO4 दे दिया, और AClO4 H+ और ClO4 माइनस। मतलब Cl2O7 को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें तो सोल्यूशन के अंदर क्या मिल रही है, H+ आयन। मतलब ये क्लोरीन की ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होगी। और भी ले सकते हैं, जैसे सल्फर की ऑक्साइड SO3 है, इसे वाटर में डिजॉल्व कर दें तो ये क्या दे देगा, H2SO4, 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 और ऑब्वियसली ये डिसोसिएट करके क्या देगा, तो 2H++, ऑब्वियसली SO4 -2। तो ये क्या हो गई, तो ये नॉन मेटल की ऑक्साइड है, वाटर में डिजॉल्व करें
तो H2SO4 दे दिया और H+। तो अगर हम नॉन मेटल की ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते तो सोल्यूशन की नेचर एसिडिक हो जा रही है। और उसी तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे P2O5 है या P4O10 है, और इसे वाटर के अंदर डिजोल्व कर दे तो ये क्या दे देगा, H3PO4, H3PO4 ये, और ये दे देगा 3H++ PO4-। तो ये नॉन मेटल की ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व हुई तो सोल्यूशन की नेचर एसिडिक। उसी तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे अगर आप ले लेते हैं N2O5 है और इसे वाटर के अंदर डिजोल्व कर दे तो ये क्या दे देगा, HNO3 ऑब्वियसली H+NO3-। तो ये क्या है, तो ये नॉन मेटल की ऑक्साइड है, वाटर में डिजोल्व करे सोल्यूशन की नेचर एसिडिक। और हमने लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑब्वियसली वाटर में डिजोल्व करे तो ये क्या देगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और ये डिसोसिएट करके 2H++ CO3-2। तो ये क्या है, तो ये नॉन मेटल की ऑक्साइड है। तो जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है वाटर में डिजोल्व करते हैं, जब नॉन मेटल की ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो सोल्यूशन की नेचर कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड को हम लोग एसिडिक ऑक्साइड भी कहते हैं। जब ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल को वाटर में डिजोल्व करते तो सोल्यूशन की नेचर एसिडिक हो जाती, इसे नॉन मेटल ऑक्साइड और कॉल एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती है एसिडिक ऑक्साइड होती है। तो जो नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड, यही कारण है कि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड है वो बेस से रिएक्शन करता है। अगर कोई नॉन मेटल एक से ज्यादा प्रकार की ऑक्साइड बनाता है तो जैसे जैसे ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कंटेंट बढ़ती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, उसकी अंदर एसिडिक नेचर ही बढ़ता है। तो इफ एन एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट, इफ एन एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्साइड्स, अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्साइड बनाता है देन तब एज ऑक्सीजन content in oxides, as oxygen content in oxide increases, its acidic strength also increases, भैया कि acidic strength of oxides also increases. If an element form number of oxides, then as oxygen content in oxide increases, acidic strength of oxides, मतलब एसिडिक अम्लीय जो गुण है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेज। तो अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा प्रकार की ऑक्साइड बनाता है, तो जैसे जैसे ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कंटेंट बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड का इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे और आपसे कहा जाए कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, आप कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास है N2O है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी N2O3 से, कम होगी N2O4 से, कम होगी N2O5 से। कि क्यों? कि यहाँ पर देखिए 2 नाइट्रोजन पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 नाइट्रोजन पर 1 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ गया, 2 नाइट्रोजन पर 3 ऑक्सीजन हो गई, 2 नाइट्रोजन पर 4 ऑक्सीजन हो गया, 2 नाइट्रोजन पर 5 ऑक्सीजन हो गया। तो आप कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज करिए। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करिए। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऐसे भी ध्यान रखें, N2O आपका होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड में तो ऐसी ऑक्साइड जो ना तो एसिड ना तो बेस से रिएक्शन करता है। उसे से आप ले लीजिए मैंगनीज का ऑक्साइड, जैसे MnO, ये मैंगनीज का ऑक्साइड, मैंगनीज नंबर ऑफ ऑक्साइड बनाता है, जैसे MnO, ऑब्वियसली MnO2 और MnO3 ले लेते, ये जी। तो ऑब्वियसली इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, ये तो आप जानते हैं। ये होता है बेसिक ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन की कंटेंट कम है, तो ये बेसिक ऑक्साइड होता है। MnO2 इज द न्यूट्रल ऑक्साइड, ये होता है न्यूट्रल ऑक्साइड, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। और ऑब्वियसली ये आपका क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, ऑब्वियसली। तो जैसे जैसे ऑब्वियसली एसिडिक ऑक्साइड है, तो जैसे जैसे अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा टाइप का ऑक्साइड बनाता है, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंटेंट बढ़ती जाती है उसकी एसिडिक नेचर बढ़ती। जैसे मैंगनीज है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, बेसिक है, एक मैंगनीज के ऊपर 2 ऑक्सीजन हुआ तो न्यूट्रल हुआ, यहाँ पर 3 होगा तो एसिडिक हुआ, यहाँ पर ऑब्वियसली 2 पर 7 है तो 1 पर 3.5 पड़ा। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंटेंट बढ़ रही है एलिमेंट की,
जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंटेंट बढ़ रही है एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। और उसी तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे अगर सल्फर का ऑक्साइड है तो SO2 की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है जबकि SO3 की ज़्यादा है। तो अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा प्रकार के ऑक्साइड बनाता है तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंटेंट ऑक्साइड के अंदर बढ़ती है, जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंटेंट बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंटेंट बढ़ती जाएंगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड की इंक्रीज करती है। तो ध्यान रखेंगे कि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है वाटर में डिजॉल्व होने के बाद सोल्यूशन के नेचर को एसिडिक कर देता है, इसलिए हम लोग नॉन मेटल ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड। अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा प्रकार के ऑक्साइड बनाता है तो जैसे जैसे एलिमेंट में ऑक्सीजन की कंटेंट बढ़ती जाती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। तो ये आपका आर्सेनिक सॉरी फॉर एसिड हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे आर्सेनिक सॉरी फॉर बेस। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर इसे एंड करते हैं। अगले क्लास में हम लोग आर्सेनिक सॉरी फॉर बेस करेंगे, ठीक है, ओके।